I welcome all of you on behalf of Pusa Road CP Study Circle on today's webinar on statement of donation in Form 10BD. This is the first time by the CBDT department that all the NGO have to file this Form 10BD. So members have some problem to know the or to remove the all the difficulties. I requested CA Ved Mittal ji, who is the expert in direct tax, to share his knowledge. CA Ved Mittal ji is a FC in practice since last 25 years in Delhi. He did his graduation from Aligarh Muslim University, Aligarh. He is the managing partner of Messrs. Ved and Associate Delhi. He is also a visiting faculty of certification course of an non-profit organization NGO by ICI. He also qualified certification course of forensic audit and fraud detection from ICI and independent director from IICA. I welcome you, sir. I also welcome Rajiv Kohli ji, Rajesh Jain ji, Hemant Pava ji, our Guruji Sunil Dhamija ji, and all the attendee on behalf of Pusa Road CP Study Circle. This is the brief profile of our today's very learned speaker, CA Ved Mittal ji. I again welcome and over to you, sir. Mittal sahab. Acha. Thank you so much. Thank you, Rajiv ji, Rajesh ji, and thank you very much, Rajesh Jain ji, Rajiv Kohli ji, Sunil Dhamija ji, and Hemant Pava ji, and our all senior colleagues and our all senior and juniors, all CA fraternities. As you know that today topic is assigned to me, the form number 10BD, and we start our screen here. फ्रेंड, जैसा कि हम देखते हैं कि डे टू डे गवर्नमेंट की जो सोच है या सिनेरियो है वो डे टू डे टाइट वाली स्थिति है, और गवर्नमेंट ने जो भी अभी पिछले 4 साल से में हमने देखा कि बहुत सारे चेंजेस लाए हुए हैं, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, हर एक में वो चाहती है चीजें में ट्रांसपेरेंसी हो। तो उसी ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक फॉर्म नंबर 10BD इंट्रोड्यूस किया था लास्ट बजट में। बेसिकली ये क्या है कि कोई भी एनपीओ एनजीओ जिसने डोनेशन लिया है, चाहे वो डोनेशन कॉर्पस डोनेशन हो, वॉलेंटरी डोनेशन हो, या और भी किसी तरह का CSR फंड हो, जो भी उसने डोनेशन जो उसकी इनकम एक्सपेंडिचर में आ रहा है उसकी डिटेल उसको फाइल करनी है। जो वो फाइल करना है वो फॉर्म नंबर 10BD इन्होंने लाया हुआ है, जिसकी लास्ट डेट 31 मई 2022 है। अब हम देखते हैं कि क्या इसके पीछे क्या प्रीएम्बल था। हमने कुछ साल पहले, आज से 2 या 3 साल पहले, जब हमने कुछ न्यूज़पेपर में कुछ खबर आई थी, कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट के कुछ एम्प्लॉइज ने काफी रिफंड वापस लिया हुआ है। तो पता लगा कि कुछ कंसल्टेंट ने उनके, जब उन्होंने ITR फाइल की थी तो कुछ 80G का फेक क्लेम लेते हुए उन्होंने कुछ रिफंड ले लिया था। तो तभी से ही गवर्नमेंट को लगा यार इसको भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन करना चाहिए। तो उसको, उस बात को ध्यान में रखते हुए ये इन्होंने, इसकी प्रीएम्बल थी कि ये फॉर्म नंबर BD स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन क्यों आया। Now the government has no option to find out whether the claim of deduction 80G made by the taxpayer are correct or not। जैसे हम देखते हैं assessee आता है और कुछ कंसल्टेंट जैसे पूछते हैं भाई बताओ, तो कुछ लोगों ने पिछली 2-3 साल से 80G का पैन नंबर डाल के ट्रस्ट का वो क्लेम थोड़ा सा वो ले रहे थे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लाए थे टू ब्रिंग टू द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द सिस्टम। CBDT नोटिफाइड 19/2021 डेटेड 26 मार्च 2021 को उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला फॉर्म नंबर 10BD का, जिसमें ये था कि जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी एनपीओ जिसको जो भी डोनेशन मिला हुआ है, इस डोनेशन की एक रिटर्न फाइल करेगा जिसका फॉर्म नंबर 10BD में होगा। 10BD फाइल करने के बाद में फिर वो अपने पोर्टल से फॉर्म नंबर 10BE बेसिकली क्या है, ये डिजिटल रिसिप्ट है जो कि इश्यू, जैसे हमने देखा TDS के केस में, जब हम TDS फाइल करते हैं तो फॉर्म नंबर 16 डाउनलोड करते हैं, उसी पैटर्न पर ये फॉर्म नंबर 10BE फाइल होगा। बेसिकली इट इज अ सर्टिफिकेट फॉर द डोनर। जब डोनर का जब केस लगेगा तो उसको सर्टिफिकेट के बेस पर ही उसे लगेगा कि वो सबमिट कर सकता है कि मैंने इस एनपीओ को डोनेशन दिया हुआ। इट इज बेसिकली रिसीप्ट,
डिजिटल रिसीप्ट। तो ये फॉर्म नंबर 10B में है। अब देखते हैं क्या चीज है। रूल्स, जैसा कि हम देखते हैं कोई भी जब चेंज आता है तो एक रूल्स होता है कि एक्ट होता है। तो इन रूल्स जो इसमें एप्लीकेबल है, रूल्स नंबर 18AB, जिसमें इन्होंने चेंजेस लाए हैं। द स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय एनी रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन और कंपनी और फंड जो फाइल करेगा उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग पर्सन। अंडर ये 3 क्लॉज है जिसमें इनको फाइल करना है। क्लॉज नंबर 8 ऑफ द सबसेक्शन 5 और 80G, 80G 5 में इन्होंने रूल्स में था एक्ट में कि ये हमें फाइल करना है, मींस एनपीओ को ये फाइल करना है। सेकंड इज अंडर क्लॉज 1 और सबसेक्शन A1A ऑफ सेक्शन 35। ये बेसिकली जो फाइल करना है, ये जो एनजीओ फाइल करेंगे वो 2% करेंगे, जिसको या तो सेक्शन 35 का बेनिफिट है या जिसको 80G का बेनिफिट, मींस 80G का रजिस्ट्रेशन है या सेक्शन 35 का अप्रूवल है। ये केवल उन 2 एनपीओ के लिए लागू है, जिसके पास में 80G का रजिस्ट्रेशन है और जिसके पास में सेक्शन 35 का अप्रूवल है। Shall be furnished in respect of the each financial year beginning from the financial 21-22, means it is applicable from financial year 21-22, means assessment year 22-23। तो नो डाउट इज द फर्स्ट ईयर, क्योंकि अब जो रिटर्न जानी है वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जानी है। तो मार्च, तो बेसिकली फाइनेंशियल 21-22 से इसकी एप्लीकेबिलिटी है। अभी हमें जो फाइल करना है वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए फाइल करना है बिफोर द 31 मई। अब इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जिनको फाइल करना है? इंस्टीट्यूशन जिनके पास में 80G 2A4 का सर्टिफिकेट है। सेक्शन 35 में हम देखते हैं 3 तरह की कैटेगरीज के इंस्टीट्यूशन है। फर्स्ट कैटेगरी के इंस्टीट्यूशन है जो सेक्शन 35(1)(2) में कवर होते हैं, मीन साइंटिफिक रिसर्च। सेकंड है 35(2)(A) मींस साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। थर्ड है 35(1)(3) के लिए रिसर्च इन सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च। मींस नटसेल में यदि हम देखें तो जो एनपीओ जिनके पास में 80G का रजिस्ट्रेशन है या सेक्शन 35 का अप्रूवल है, उन सभी को अपने डोनेशन का एक रिटर्न फाइल करना है फॉर्म नंबर 10BD। Form number 10BD shall be filed for every financial year beginning from the financial year 21-22 से applicable है। तो this is the first year we have to file the form number 10BD file only on the annual basis। ये annual basis पे फाइल होगा। हर एक साल का, एक पूरा साल में जो भी हमने डोनेशन लिया हुआ है ये हमें फाइल होगा। इसकी जो लास्ट डेट है वो भी 31 मई है। हालांकि कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे डाला हुआ है कि नहीं साहब इसकी लास्ट डेट 15 मई है, फॉर्म नंबर BE की 31 मई है, लेकिन ये इसकी लास्ट डेट अभी 31 मई है। इसमें बेसिकली 2 फॉर्म है, फॉर्म नंबर BD और फॉर्म नंबर BE। BD जो फॉर्म है वो डोनेशन का है और BE बेसिकली इट इज ए रिसीप्ट जो ऑन द बिहाफ ऑफ द डोनी। इनकम टैक्स हमको हमें डाउनलोड करना है फॉर्म नंबर BE पर। दोनों की लास्ट डेट 31 मई है। जैसे ही हम फाइल करेंगे, फाइल करने के विदिन 7-8 आवर के बाद तुरंत पोर्टल पे आ जाएगा, वहां से हम डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद में जो एनपीओ है, एनपीओ जिससे डोनेशन लिया हुआ है उसको वो रसीद दे देगी, इससे वो अपना रिटर्न फाइल करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब ये डोनर 10BD फाइल करेगा तो जो डोनी जब ये फाइल करेगा फॉर्म नंबर 10BD तो डोनर के अपने 26 AS और AIS इंफॉर्मेशन में वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मींस नटसेल में यदि हम देखें, यदि डोनी ने ये फॉर्म नंबर 10BD नहीं फाइल किया तो डोनर को 80G का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि डोनी ने फॉर्म नंबर 10BD नहीं फाइल किया तो डोनर को 80G का बेनिफिट नहीं मिलेगा और 80G का बेनिफिट डोनर को तभी मिलेगा जब उसके 26 AS या AIS इंफॉर्मेशन में वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट, it means that for the financial year 21-22 the last date of the filing of the form number 10BD is 31 May 2022। नेक्स्ट, मल्टीपल फॉर्म कैन बी फाइल्ड। ये बड़ा अच्छा उन्होंने दिया हुआ है कि मुझे ऐसा नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन एक साथ फाइल करनी है। सपोज एक एग्जांपल, मैंने 100 लोगों से डोनेशन लिया, 85 की मेरे पास में अभी इंफॉर्मेशन है
15 की अभी इंफॉर्मेशन मेरे पास में पूरी नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता था 15 की वैसे 85 लोग क्यों सफर करें, तो मेरे पास में मल्टीपल चॉइस है, मैं अभी फाइल कर सकता हूं और रिमेनिंग जो है वो 31 मई से पहले कभी भी फाइल कर सकता हूं। मींस मल्टीपल फॉर्म कैन बी फाइल्ड, मल्टीपल फॉर्म, ऐसा भी हो सकता है एक फाइल करे, दो फाइल करे, और एक फॉर्म फाइल करने में 25,000 डाटा, 25,000 लोगों का एक साथ फॉर्म हम फाइल कर सकते हैं, इसमें इतनी बड़ी कैपेसिटी है। 25,000 लोगों का हम डाटा एक साथ फाइल कर सकते हैं। यदि अगेन एग्जाम्पल मेरे पास में 100 लोगों का मैंने अभी डोनेशन लिया हुआ है, तो 50 की अभी कर सकता हूँ, 50 की दोबारा 31 में से मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट, रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड। सपोज कभी कभी ऐसा होता है डाटा गलत फीड हो गया, गलत हो गया, तो इसकी मैं रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकता हूँ, लेकिन अभी इसकी यूटिलिटी अभी आई नहीं है, आ जाएगी आने वाले टाइम में। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द 10BE? आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन इन फॉर्म नंबर 10BD, the above mentioned institute have to download the certificate from 10BE and provide it to the same to the donor. जैसे ही हम फाइल करेंगे, फाइल करने के विदिन आवर वी कैन डाउनलोड द फॉर्म नंबर 10B थ्रू द पोर्टल। The last date of issue of the certificate of the donor, जैसे मैंने कहा फॉर्म नंबर 10BE इसकी भी लास्ट डेट 31 मई है, मींस दोनों की लास्ट डेट 31 मई है, फॉर्म नंबर BD एंड फॉर्म नंबर BE बोथ 31 मई। अब देखते हैं कि इसको फाइल कैसे करना है, दैट इज द इशू। जैसे हम देखते हैं अभी हमने फॉर्म नंबर 10 ये सभी लोगों के फाइल किए, तो वो कैसे फाइल किए, असेसी के लॉगिन आईडी से। तो सेम पैटर्न है, वी हैव टू लॉगिन आईडी ऑफ द असेसी, assess the income tax portal by using the assessee income tax login and ID, then e-file, जैसे हम देखते हैं e-file का उसमें ऑप्शन आता है, e-file के बाद इनकम टैक्स फॉर्म का ऑप्शन आता है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म का ऑप्शन आता है, इसके बाद में 3 ऑप्शन आते हैं उसमें, 2 बिजनेस के, एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला इनकम में करेंगे। इसके बाद में स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको फॉर्म नंबर 10BD नजर आ जाएगा, जिसपे लिखा हुआ है टैक्स एग्जम्पशन एंड रिलीफ फॉर्म नंबर 10BD। 10BD करने के बाद उसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये जो फॉर्म है वो 3 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में जो डोनी है उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, सेकंड पार्ट में जो डोनेशन की हम एक फाइल बनाएंगे वो है, थर्ड पार्ट में वेरिफिकेशन। तो हम जैसे फर्स्ट पार्ट को क्लिक करेंगे, फर्स्ट पार्ट में बाय डिफॉल्ट उसका पैन नंबर, उसका नाम और एड्रेस, वो बाय डिफॉल्ट आपके पास में जो इनकम टैक्स पोर्टल पे मास्टर डाटा होगा उससे वो कैच कर लेगा। यदि हमें लगता है कि नहीं इसके में एड्रेस में कहीं ना कहीं चेंज है, तो वी कैन गो अगेन प्रोफाइल में जाएंगे, उसका एड्रेस चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद में फिर दोबारा इसी रूट पर आ जाएंगे, तो हमारा बाय डिफॉल्ट जो हमारा इनकम टैक्स प्रोफाइल में डाटा बैंक में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हमारी पार्ट ए की इंफॉर्मेशन। इसके बाद में और क्या क्या चीज चाहिए हमें, अब आते हैं हम पार्ट बी पर। पार्ट बी में बेसिकली इन्होंने क्या किया हुआ है कि 2 तरह की दो फाइल होती है, एक तो CSV फाइल होती है, एक एक्सेल फाइल होती है। तो अब इसमें जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ वो दिया हुआ डाउनलोड द CSV फाइल, उस CSV फाइल को हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में वो फाइल हमारी एक्सेल में खुल जाएगी, वो फाइल हमारी एक्सेल में खुल जाएगी, और एक्सेल में खुलने के बाद में ये अपने ये सारी इंफॉर्मेशन आएगी, जैसे मैं बता रहा था। ये बेसिक इंफॉर्मेशन पार्ट ए हो गया, डी में आपकी डिटेल ऑफ डोनेशन हो गई, सी पार्ट में वेरिफिकेशन। अब बी पार्ट में जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो ये इंफॉर्मेशन, ये जो दिस इज द इंफॉर्मेशन। जब हम लेफ्ट में CSV फाइल होगी उसको हम डाउनलोड करेंगे, वो डाउनलोड जो फाइल है वो एक्सेल में हमारी खुल जाएगी, और एक्सेल में खुलने के बाद दिस इज द कॉलम, फर्स्ट सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, सेकंड प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये जो प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर है ये हमें अभी ब्लैंक रहना है। रीजन भी क्यों ब्लैंक रहना है, ये जब काम आएगा जब हम अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि हर एक फॉर्म नंबर 10B में हर एक में एक नंबर इन्होंने अलॉट किया हुआ है, वो अलॉट है प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो अभी हम इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देंगे, प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर को। देन आता है डोनर्स आईडी। डोनर्स आईडी में इन्होंने बहुत ऑप्शन दिए हुए हैं, पैन कार्ड दिया हुआ है, आधार कार्ड दिया हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस दिया हुआ है, वोटर आई कार्ड दिया हुआ है,
पासपोर्ट नंबर दिया हुआ, ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो मैं मानता हूं कि आधार और पैन नंबर इन्होंने भी लिंक कर दिया है, तो अल्टीमेटली आधार और पैन नंबर जो भी हम चूज करेंगे वो हम चूज कर लेंगे। नेक्स्ट कॉलम आता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, मींस यदि मैंने आधार चूज करा है तो मुझे आधार नंबर डालना है, मैंने पैन चूज करा है तो मुझे पैन नंबर डालना है। ये इसके अलावा और भी जो, अगर ड्राइविंग लाइसेंस चूज किया तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट चूज करा है तो पासपोर्ट नंबर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सेक्शन कोड। सेक्शन कोड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक ATG है और दूसरा सेक्शन 35। सेक्शन 35 के अगेन 3 सेक्शंस है, सेकंड है और थर्ड। इसके बाद में आता है यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ इश्यू। ये यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर वो है कि जब मैंने रिन्यूअल कराया होगा, फॉर्म नंबर 10A फाइल किया होगा और मेरा एक सर्टिफिकेट आया होगा फॉर्म नंबर 10AC में ATG का, तो 8AC में जो मेरे पास में सर्टिफिकेट आया होगा उसमें जो सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा 16 डिजिट का, वो मुझे यहाँ फीड करना है, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। मैं दोबारा बता रहा हूँ इसको इस हिसाब से। यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है कि जब मैंने अपना फॉर्म नंबर 10AC फाइल किया होगा, जैसे यहाँ दिखा रहा है, फॉर्म नंबर 10AC में पॉइंट नंबर 7 दिया होगा, उसमें मेरा एक 16 डिजिट का एक नंबर होगा जो मेरा ATG का नंबर होगा। इट इज आवर यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद में वो डेट दी होगी, वो उस डेट को मुझे डेट डालनी। यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मींस 10AC का जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, और डेट किस डेट में इशू हुआ है वो मेरी डेट होगी। इसके बाद में होगा नेम ऑफ डोनर, नेम ऑफ डोनर डालना है। इसके बाद में एड्रेस डालना है। डोनेशन टाइप, डोनेशन इन्होंने 3 प्रकार के दिए हुए हैं, फर्स्ट कॉर्पस डोनेशन, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन ग्रांट और अदर्स। अब हम जैसे देखते हैं, कॉर्पस डोनेशन तभी होता है जब डोनर एक अपने साथ में स्पेसिफिक लेटर इशू करता है डायरेक्शन के साथ, ये पैसा मैं इस पर्पस के लिए दे रहा हूं। यदि वो कॉर्पस है तो कॉर्पस में लेंगे, और ग्रांट है तो ग्रांट में लेंगे, अगर वॉलंटरी है तो उसको अदर्स में लेंगे। अब यहाँ इश्यू आता है कि कहीं ना कहीं ये वाला जो फॉर्म है, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आइटर 7 से लिंक करेंगे, और आइटर 7 में जो मैंने कॉर्पस फंड दिखाया है वो कॉर्पस फंड यहाँ से लिंक कर रहे हैं। जो मैंने कॉर्पस में अपनी बैलेंस शीट में दिखाया है, आइटर 7 में मैंने जो कॉर्पस दिखाया है वो अल्टीमेटली यहाँ से लिंक हो जाएगा। तो जो मेरा इस समय इसमें ध्यान में रखना कि मैंने कॉर्पस में दिखाया है तो उसको कॉर्पस में ही दिखाना है, ऐसा ना हो इंटरचेंज हो जाए। यहाँ मैं कॉर्पस में दिखा रहा हूँ और मैं अपनी रिटर्न में उसको वॉलंटरी में लेता। इसका भी हमें अभी शीट बनानी है कि बेसिकली इट इज कॉर्पस, तो कॉर्पस में है, और वॉलंटरी है तो वॉलंटरी। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ रिसीप्ट, मी चेक कैश में है, चेक में है, या इलेक्ट्रॉनिक है, या इन काइंड, जैसा आया है वो आने के बाद फिर अमाउंट इन रुपीस। ये सब आने के बाद में डाटा फीड करने के बाद में एक हमारी एक्सेल फाइल क्रिएट हो जाएगी। उस एक्सेल फाइल को फिर हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद में राइट क्लिक करेंगे और उसको करेंगे सेव एज ए CSV फाइल। उस फाइल को अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद में जैसे मैंने कहा, अब डाउनलोड कैसे करेंगे, यहां से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड टेम्पलेट्स। ये डाउनलोड करने के बाद में उसको डाउनलोड कर लेंगे, ये हमारी एक्सेल फाइल में खुल जाएगा। एक्सेल फाइल में खुलने के बाद में डाटा हम फीड करेंगे। फीड करने के बाद में राइट क्लिक करके उसको CSV फाइल में सेव करेंगे। जहां सेव हुई है वहां से अपलोड कर देंगे, जहां हमारी फाइल सेव हुई है वहां से अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में फिर हम पार्ट C में जाएंगे, वेरीफाई करेंगे और उसको सबमिट करेंगे। अब हम देखते हैं इसके पीछे की बैकग्राउंड पूरी। अब आती है कि हमें कंटेंट्स भी अब ऑलरेडी ये हमने यहां से कर लिया। अब फाइल करने के बाद में इसके 2 ऑप्शंस आते हैं, एक तो डिजिटल, एक EBC। दोनों ऑप्शन आज अवेलेबल यदि मैं डिजिटल से करूंगा, लेकिन डिजिटल उसी के लगेंगे जिसका मेरे प्रोफाइल में नाम दिया हुआ है।
उसी से मैं डिजिटली फाइल करूंगा। अगर ईबीसी कर रहा हूं तो ईबीसी पे क्लिक कर दूंगा, उसके बाद में ओटीपी पे आएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद मैं उसको सबमिट कर दूंगा। अब जब मैंने फॉर्म नंबर 10BD फाइल किया तो उसका ये वो है, क्या चीजें देखते हैं। फॉर्म नंबर 10BD, स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर टू बी फाइल्ड रिपोर्टिंग पर्सन क्लॉज 8 of subsection 5 of 80G and clause 1A of section 35 1961 एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया, सबका आता है एक्नॉलेजमेंट ना, टीडीएस भी फाइल करते हैं तो एक्नॉलेजमेंट नंबर हो गया। इसके बाद में पार्ट ए में पेन नंबर आ गया, ये धोनी का पेन नंबर आ गया। रिपोर्टिंग पीरियड 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। नेम आ गया धोनी का और एड्रेस आ गया इसका। पार्ट बी में डिटेल ऑफ डोनेशन एंड डोनेशंस मीन जो फॉर्म नंबर जो मैंने फाइल बनाई थी उसको अपलोड कर दी तो ओरिजिनल CSV फाइल आ गई। इसके बाद में वेरिफिकेशन हो गया, आई नाम हो गया, सन डिक्लेयर, आई अंडरटेक करने के बाद में प्लेस IP एड्रेस जिस कंप्यूटर से हुआ है, डेट आ गया किस डेट में फाइल करा है। ये मेरा एक वो फॉर्म आ गया जिसको मैं अपने सिस्टम पे प्रीव्यू करके डाउनलोड कर लूँ। डाउनलोड करने के बाद मींस विद इन मैंने तो अभी जो रिटर्न फाइल की थी वो शाम को जैसे 5 बजे फाइल की, जब मैं सुबह 11 बजे ऑफिस पहुंचा तो मेरे सिस्टम पे फॉर्म नंबर 10B ही डाउनलोड होके आ चुके थे। ये फॉर्म नंबर 10B डाउनलोड मेरे सिस्टम पे आ चुके थे। अब फॉर्म नंबर 10B डाउनलोड कैसे करना है, सेम इशू, हम जहां से हमने फॉर्म नंबर 10BD सबमिट करा हुआ है उसी में राइट क्लिक करके 4th कॉलम होगा डाउनलोड फॉर्म नंबर 10BE, हम उसको क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी। ये सारी हमारी डाउनलोड जितने भी हमने फाइल किए हुए हैं उस सबका एक सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 10B में डाउनलोड हो जाएगा, जो कि इस प्रकार का है। ये दिस इज, ये हर एक डोनर का अलग अलग होगा, हर एक डोनर का अलग अलग PDF में होगा, डाउनलोड करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, PDF में हर एक डोनर का अलग अलग होगा। और यही अलग अलग सर्टिफिकेट हमें हर एक मींस NPO जिसने डोनेशन लिया हुआ है वो हर एक एवरी डोनर को इशू करेगी, उसको भेजेगी। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज है। फॉर्म नंबर 10B रूल 18AB सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन अंडर क्लॉज 9 ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ 80G क्लॉज 35 का हो गया। दो पार्ट में हो गया, डोनर, डोनी और डोनर। डोनी मींस पेन नंबर ऑफ द रिपोर्टिंग पर्सन, मींस जिस NPO को हमने डोनेशन दिया हुआ है उसका पेन नंबर क्या है, उसका नाम क्या है ट्रस्ट का, उसका एड्रेस क्या है, उसका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। ये यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मींस 80G का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। देन डेट ऑफ इश्यू, किस डेट में उसको 80G का सर्टिफिकेट इशू हुआ। अब डिटेल आ गई अपनी डोनर की। डोनर की क्या डिटेल है भाई, आपने पेन नंबर डाला था फॉर्म 10BD में तो पेन नंबर आ गया, यहाँ आधार लिखेंगे तो आधार आ जाएगा। उसका पेन नंबर क्या है, मीन डोनर का पेन नंबर क्या है, डोनर का नाम क्या है, डोनर का एड्रेस क्या है, डोनर ने कितने रुपए का अपने डोनेशन दिया वो आ गया, किस साल में दिया 21-22 में आ गया, टाइप कौन सा है, जो डाटा हमने वहां फीड किया हुआ है वो सारी डिटेल हमें फॉर्म नंबर 10B में आ जाएगी। अदर्स में है, इस सेक्शंस में आप रिविट ले रहे हैं 80G। इसके बाद ये वेरिफिकेशन आ गया, ये नाम आ गया और नाम करने के बाद ये हमारी एक्नॉलेजमेंट। ये हमें फॉर्म नंबर 10BD हर एक का डाउनलोड करना है, 31 मई से पहले डाउनलोड करना है और हर एक डोनर को देना है। देखते हैं क्या चीज है फॉर्म नंबर 10BD में। द सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन इन फॉर्म नंबर 10BE is required to be furnished to the donor on or before 31 मई। अब इश्यू ये आता है दोनों की डेट 31 मई है अभी प्रेजेंट, फॉर्म नंबर 10BD की भी और फॉर्म नंबर 10BE की। कुछ जगह व्हाट्सएप पे ये सर्कुलर आ रहा है कि फॉर्म नंबर 10BD की डेट 15 मई है, लेकिन वो 15 मई नहीं है, अभी फर्स्ट ईयर है, इसलिए इन्होंने दोनों की डेट 31 मई कर दी है।
फॉर द फाइनेंशियल 21-22 द लास्ट डेट ऑफ द इश्यू ऑफ फॉर्म नंबर 10B इज 31 मई 2022। अब इसमें इन्होंने पेनल्टी का भी प्रोविजन लगा दिया है, क्योंकि लेट फीस पे पेनल्टी तो लगती है जैसे टीडीएस में लगती है, सेम इसी पैटर्न पर यहाँ पेनल्टी लगा दी है कि फॉर्म नंबर 10B आपको यदि डाउनलोड नहीं किए, और डाउनलोड तभी होंगे जब आपने फॉर्म नंबर 10B भी फाइल किया होगा। 200 रुपये पर डे के हिसाब से इसमें पेनल्टी है। अभी कुछ बातें हैं जो फॉर्म नंबर बीडी में है, हमें जो बात को ध्यान में रखना है, जब हम फाइल करते हैं तो प्री एक्नॉलेजमेंट नंबर हमको ब्लैंक छोड़ना है। इसके बाद में यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है जो 80G का सर्टिफिकेट नंबर है नया वाला। तीसरा किया डेट ऑफ इशू का फॉर्मेट भी इन्होंने डिसाइड किया हुआ है, जैसे मेरे 23 तो इसी फॉर्मेट में डालना है मुझे, कोई स्लैश नहीं डालना, कोई कुछ नहीं डालना। कल मेरे पास में किसी का फोन आया था तो उन्होंने स्लैश करके डाल दिया था, जब वो फाइल को अपलोड कर रहे थे तो वहां एरर दिखा रहा था। तो इसी फॉर्मेट में डालना है डेट भी, जो कि पॉइंट नंबर 7 का 10AC फॉर्म का पॉइंट नंबर 7 में डेट दी। इसके बाद में पेनल्टी प्रोविजन आ जाता है। पेनल्टी प्रोविजन इन्होंने 2 सेक्शंस में डाली हुई है, 234G एंड 271K। 234G में क्या है, 200 रुपये पर डे, और के में है 10,000 और 1 लाख मैक्सिमम। दिस इज अ पेनल्टी क्लॉज, तो इसको भी ध्यान में रखना है। विद इन टाइम में हमें सारे डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं। द रिपोर्टिंग requirement of the NGO have considerably increased by the government by bringing new section 12AB. ये however form number 10BT 10B will prove a crucial milestone, ये इन्होंने दी हुई है, और जो डोनर है उसकी 26S में आ जाएगा, AIS में आ जाएगा। 26S में आएगा तभी डोनर को 80G का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ बड़े पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। एक एनजीओ ने FCRA का रजिस्ट्रेशन है, उसके पास में FCRA का डोनेशन रिसीव हुआ है। क्या FCRA की डिटेल फाइल करनी हमें कंपलसरी है? क्वेश्चन ये आता है जो FCRA में डोनर, उसके पास तो नंबर है नहीं, ना पैन नंबर है, ना आधार नंबर है, ना और भी जो इन्होंने जो रिक्वायरमेंट मांगी है वो सारी इंडियन के हिसाब से मांगी है। दूसरा क्या है कि उसको 80G का बेनिफिट भी नहीं लेना होता है। तो इन माई ओपिनियन के FCRA के केस में आपको उसके डोनर की रिपोर्ट करना जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है। सेकंड आता है ट्रस्ट हैव नॉट 80G रजिस्ट्रेशन। जैसा मैंने कहा कि हमने फॉर्म नंबर 10A फाइल किया था जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च थी। कुछ एनजीओ ऐसे हैं जिन्होंने अपना रिन्यूअल भी नहीं कराया, 31 मार्च तक, और उन्होंने डोनेशन भी ले लिया। तो नाउ इट्स क्वेश्चन इज, क्या वो फॉर्म नंबर 10BD फाइल कर पाएंगे? जो एनपीओ जिन्होंने 31 मार्च तक अपना रिन्यूअल नहीं फाइल किया हुआ है 80G के लिए, फॉर्म नंबर 10A फाइल नहीं किया हुआ है, क्या वो फॉर्म नंबर 10BD फाइल कर पाएंगे? आंसर इज नो, क्योंकि हमने देखा कि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, और रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है न्यू, जो हमने फॉर्म नंबर 10AC में आ रहा है। जब मेरे पास में रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं होगा तो मैं फाइल ही नहीं कर पाऊंगा, और जब मैं फाइल ही नहीं कर पाऊंगा तो जिस डोनर ने उस एनपीओ को जो भी डोनेशन दिया हुआ है, उस डोनर को 80G का भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो सर वो नंबर तो नेक्स्ट ईयर के लिए वैलिड है ना? जी। तो उसमें पिछले साल में क्यों पेनल क्लॉज हो जाएगा? जो ये डिस्कशन हुई, ये तो हमें 21-22 के लिए है। 21-22 के लिए तो जो यूआरएन नंबर जो नए वाले हैं, वो तो बेसिकली नेक्स्ट ईयर के लिए वैलिड है, 1 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड। नहीं सर, ये जो आपने नए जितने भी आए हैं सारे 22-23 के लिए हैं, सारे के सारे सर 22-23 के लिए हैं, 22 से असेसमेंट ईयर के लिए सर। अगर वो उसने नहीं लिया तो उसका पिछले साल के लिए तो वो रजिस्टर्ड ही ट्रस्ट रही ना सर, वो असेसमेंट ईयर की बात कर रहा है। सर ये जो फॉर्म है इसकी नोटिफिकेशन तो 1 साल पहले आ गई थी, वो तो ड्यू टू तक उसकी वैसे थी। तो अब मेरा ये है कि मार्च 22 तक जिन्होंने 80G का रिन्यूअल नहीं कराया है उनको ये फॉर्म वो फाइल नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो उनको 80G का, उनके डोनर को 80G का बेनिफिट भी नहीं मिल पाएगा।
तो इन इफेक्टो सर वो रजिस्ट्रेशन भी उनकी इन इफेक्टो खत्म हो गई 21-22-23 के लिए, असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। हाँ, असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए उनके डोनर को 80G का बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो 12A भी फिर खत्म हो गई होगी अगर 12A के लिए। हाँ वही गल, हाँ जी जी बिल्कुल, वो 12A की वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे कि जिन लोगों ने रिन्यूअल नहीं फाइल की है उनको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यस सर जी, नेक्स्ट हो गया रिन्यूअल नॉट अप्लाइड, जो मैंने अभी कहा। अब आता है CSR फंड। जिन एनपीओ ने CSR फंड लिया हुआ है उनको अपने फॉर्म नंबर BD में फाइल करना जरूरी है, उनको फाइल करना है। देन कॉर्पस डोनेशन, वॉलंटरी डोनेशन, जैसे मैंने बताया कि जब हम फाइल करेंगे तो उसमें अभी से ही हमें पता कर लें कि वो कॉर्पस नेचर का है या वॉलंटरी नेचर का। ये कुछ NGO ऐसे भी होंगे जिन्होंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी रिसीव नहीं किया, तो उनको फाइल करने की जरूरत नहीं है। जैसे TDS में होता है आपको नील फाइल करना जरूरी है, इस केस में यदि आपने डोनेशन लिया है तभी आपको फॉर्म नंबर 10BD फाइल करना है। यदि डोनेशन नहीं लिया तो आपको फॉर्म नंबर 10BD फाइल नहीं करना। अब एक हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं। सपोज मेरे पास में 20 लाख रुपए का डोनेशन आया हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या मुझे उस 20 लाख की पूरी की डिटेल देनी है जो मेरे पास में कॉर्पस और वॉलंटरी नेचर का है? क्या मुझे पूरी डिटेल देनी है? या कुछ सिचुएशन ऐसी भी होगी, साहब इन्होंने बैंक अकाउंट में डाल दिए, पैसे डाल दिए और मेरे पास में कुछ लोगों के पैन नंबर भी नहीं है, आधार नंबर भी नहीं है और मैं ट्रेस नहीं कर पा रहा ये पैसा किस किस से आया। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है। तो लॉ के हिसाब से तो आपको पूरी की लोगों की डिटेल देनी है। अगर आपके पास में जो अवेलेबल बेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आप अभी सबमिट कर दें, जो नहीं है उसका इम्पैक्ट बाद में आएगा। मींस जब हम फॉर्म नंबर 7 फाइल करेंगे या फॉर्म नंबर 10 ऑडिट रिपोर्ट का फाइल करेंगे तो जो डेफिशिएंसी फॉर्म नंबर 10B में हुई है वो हमें वहां रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगेन एग्जांपल, जैसे मैंने कहा 20 लाख का टोटल डोनेशन आया है, 18 लाख की आपके पास में पूरी इंफॉर्मेशन है, 18 लाख की आपने फॉर्म नंबर BD फाइल कर दिया, 2 लाख की इंफॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल नहीं है। अगेन यह 2 क्वेश्चन आते हैं, क्या वो 2 लाख का डोनेशन मेरा अनोनिमस डोनेशन काउंट होगा या नॉर्मल डोनेशन काउंट होगा? और अनोनिमस डोनेशन की डेफिनेशन क्या है कि डोनेशन देने वाले का आपके पास में नाम पता कुछ भी प्रूफ नहीं है। क्योंकि आपके पास में चेक से आया है तो एक बार को आप कह भी सकते हो भाई मेरे पास में आया है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी जिसने दिया हुआ है, नाम तो होगा, चेक होगा, तो वो नॉर्मल डोनेशन काउंट होगा। लेकिन ये 2 लाख की जो इन्फॉर्मेशन नहीं फाइल की है वो हमें कहीं ना कहीं ऑडिट रिपोर्ट में हमें उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा कि क्यों नहीं ये इंफॉर्मेशन। सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी है जी सर। कि कुछ प्रॉब्लम सारी है, आप मथुरा वृंदावन को ही ले लीजिएगा जी कि यदि जो गोलोक है, गुल्लक वगैरह होती है जी उसमें वो पैसे डाल देते हैं लोग, भक्त लोग आते हैं मंदिरों में जी वगैरह में, जी जी तो वो डोनेशन कौन सी कैटेगरी में आएगा? सर मैं बताऊं, ये जो आपका जो डोनेशन है वो डोनेशन है रिलीजियस ट्रस्ट के लिए, और रिलीजियस ट्रस्ट को 80G का बेनिफिट नहीं मिलता यदि उसकी प्योरली एक्टिविटी रिलीजियस है। जब 80G का बेनिफिट नहीं मिलता तो उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब यह क्वेश्चन आता है कि जितने भी हमारे बड़े बड़े ट्रस्ट हैं जो धार्मिक है उनको भी उनके पास 80G का है, सबके पास में, चाहे वो 3T ट्रस्ट ले लो या और भी महाराष्ट्र में ले लो, वैष्णो देवी का ले लो और आंध्रा में ले लो, इन सबके पास में 80G है। तो वो लोग क्या करते हैं कि चीजों को सेपरेट मेंटेन करते हैं। जो रिलीजियस एक्टिविटी है उसको सेपरेट मेंटेन रखते हैं, जो गुल्लक का पैसा आता है वो सारा रिलीजियस में दिखाते हैं, जो पैसा चेक से और उससे आता है उसको वो चैरिटेबल एक्टिविटी में दिखाते हैं। सर इसमें 2 सिचुएशन हैं जी, 2 सिचुएशन ये आती है डोनेशन के केस में कि जो डोनर है उसके पास उसका हमारे पास एड्रेस है, नाम है, सब चीजें हैं जी वो पैन नंबर नहीं देते जी, वो कहते हैं जी हमने तो ये है ना एज ए चैरिटी डोनेशन दे दी, हमने इसका 80G नहीं क्लेम करना है, आप इसका जो है ना दिखा दीजिए, हम पैन नंबर नहीं देंगे इसको, वी डोंट वांट टू इंटेंड टू हैव एनी 80G बेनिफिट। जी एक तो सिचुएशन ये आती है। दूसरी सिचुएशन ये आती है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहती है जी हमने है ना, हमारे पास उनका एड्रेस है, टेलीफोन नंबर्स है, नाम है, सब चीजें हैं, चेक की डिटेल्स भी है, लेकिन उन्होंने पैन नंबर नहीं दे रखा। जी आती है, बिल्कुल आती है।
तो दो सर- सिचुएशंस तो ये आ जाती हैं। जी सर, इस सिचुएशन में क्या करना है आपको कि जिनके पास जिनका डाटा आपके पास में पूरा अवेलेबल है, उनका तो फॉर्म नंबर बीडी में फाइल कर देना, ठीक है। विदाउट पैन नंबर? नहीं, बिना पैन नंबर तो जाएगा ही नहीं सर। वो सर पैन पैन, नंबर तो देते ही नहीं आधार, ना, कोई दे भी ना कोई रिफ्यूज। आईडी नंबर तो चाहिए सर। सर दे रिफ्यूज कि Refuse हमने तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने पिछला एग्जाम्पल लिया था, 20 लाख का आपने डोनेशन लिया, 18 लाख लोगों, 18 लाख के अमाउंट की आपके पास में सारी इन्फॉर्मेशन है। अब 18 लाख का अमाउंट का आपने फॉर्म नंबर 10BD फाइल कर दिया। 2 लाख का अमाउंट ऐसा जिनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं मानता हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट दे आर नॉट अनोनिमस। हाँ, जो वो अनोनिमस नहीं है, लेकिन जब हम क्या करेंगे, जब इसका फॉर्म नंबर 7 जब इसको फाइल करेंगे, या अभी नया जो फॉर्म नंबर 10 आएगा ऑडिट रिपोर्ट का, उसमें कहीं ना कहीं उस अमाउंट को शो करना पड़ेगा। 2 लाख करना रुपए पड़ेगा क्या? लेकिन उसका रिपरकशन क्या होगा? क्या उस पर टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं आएगा, वो अनोनिमस नहीं है सर, वो अनोनिमस नहीं है ना, है, लेकिन आपके पास में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप उसको डोनेशन मान रहे हो, उसको कॉर्पस डोनेशन या वॉलंटरी डोनेशन, कोई इशू नहीं। ठीक, थैंक यू। अब ये तो मेरी डेलिब्रेशन खत्म हो गई। अब मैं चाहता हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन ले लें, जिसमें जो जो एक इश्यूज होते हैं। हाँ, अब मेरा एक क्वेश्चन था इसमें जो अभी और रह गया। सपोज मैंने रिन्यूअल नहीं फाइल किया फॉर्म नंबर 10A में, ना मैंने 12A का फाइल किया, ना मैंने 10G का फाइल किया, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट ये पड़ेगा, एज पर लीगली सेक्शन 11 का बेनिफिट मुझे तब मिलता है जब मेरे पास में 12AA का 12AB का, तो नया सेक्शन हो गया, पहले 12AA था, अब 12AB हो गया। यदि मेरे पास में 12AA या 12AB का रजिस्ट्रेशन नहीं है, लॉ के हिसाब से क्या था कि जिन के पास में 12A, 12AA, 80G, 35 के रजिस्ट्रेशन है, उनको सबको रिन्यूअल कराना था। यदि जिन लोगों ने रिन्यूअल नहीं कराया, तो बाय डिफॉल्ट उनके रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो गए, बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो जाएंगे उनके। अब जब नंबर कैंसिल होगा तो इट मींस क्या था कि मुझे सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और सेक्शन 11 में 2 सेक्शंस का नहीं मिलेगा, कि मुझे जो 85% की लिमिट है वो मेरे आउट हो गई, एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं माना जाएगा। दूसरा, जो 11 बंडी में जो कॉर्पस मिलता था, वो मुझे कॉर्पस ना मानते हुए वॉलंटरी डोनेशन मानते। तीसरा इम्पैक्ट पड़ेगा कि जिन डोनर ने उनको जो डोनेशन दिया हुआ है, उन एनजीओ को डोनेशन दिया हुआ है, जिन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया, उनको भी 80G का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चौथा, जो एनजीओ जिन्होंने रिन्यूअल नहीं फाइल किया, अब उनका स्टेटस एओपी ट्रस्ट की जगह एओपी हो गया। एओपी मींस एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसमें जो भी उनकी इनकम है वो इनकम हो गई, जो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है वो खर्चा हो गया, उसके बाद जो सरप्लस बचा उस पर आपको बेसिक एग्जम्पशन की लिमिट देते हुए इंडिविजुअल रेट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये उसके इम्पैक्ट होंगे जिन्होंने रिन्यूअल नहीं फाइल। सर हमारे एक केस में रिन्यूअल अप्लाई करा 12A का जून के अंदर, उसके बाद वो पोर्टल चेंज हो गया, वो ऑर्डर नहीं आया रजिस्ट्रेशन का, तो अभी दोबारा देख रहे थे तो उसमें आ रहा है जो फॉर्म ऑलरेडी फाइल्ड, 80G का फॉर्म फाइल हो गया, उसका सर्टिफिकेट आ गया जी, तो उसका क्या होगा? अच्छा, उनका 12A का नहीं आया, आपका 12A का सर्टिफिकेट नहीं आया, पर उसमें आ रहा है फॉर्म ऑलरेडी फाइल्ड। तो सर आपको ग्रीवेंस में कहीं ना कहीं आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने इस डेट में मैंने फाइल किया हुआ है और ये अभी तक नहीं आया। वो पुराने पोर्टल पे ही कर दिया था पहले, उससे। अच्छा, कौन सी डेट में करा था सर आपने ये फाइल? ये जून से पहले ही कर दिया था, जब पहले लास्ट डेट थी ना, 1 ऑफ। हाँ ठीक है, मतलब 1 अप्रैल के बाद ही करा है ना सर? हाँ जी, 1 अप्रैल के बाद ही करा है ना आपने? 1 अप्रैल के 2 बाद, अप्रैल 1 अप्रैल 21 के बाद ही करा है ना आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर तो आ जाना चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं फिर आपको फॉलो अप करना पड़ेगा सर इसके लिए। अच्छा, नहीं है तो मुझे आप मेल कर देना, फिर मैं सीपीसी वालों को भेज दूंगा, वहां से कहीं ना कहीं मैं आपकी हेल्प करा। ठीक है। एक्नॉलेजमेंट नंबर और जो भी आप स्क्रीनशॉट है, हाँ वो आप मुझे भेज देना, मैं उसको मैं बात करके और देख लेता हूँ कहाँ टेक्निकल इशू आ रहा है। एक्नॉलेजमेंट नंबर तो है हमारे पास, मतलब जो भी हमने फॉर्म फाइल किया हुआ उसका प्रीव्यू तो रखा हुआ ना सर? हाँ नहीं, प्रीव्यू फाइनल भी तो है, बस वही भेज देना, मैं फिर बात करके उसका इशू करा। एक्नॉलेजमेंट भी है, एआरएन नंबर भी जनरेटेड है। हाँ बस वही चाहिए। आप क्वेश्चन आंसर ले ले सर, और बेटर रहेगा अगर डायरेक्ट पूछा तो ज्यादा बेटर रहेगा सर। सर मैं ना टेकिंग माय अर्लियर
point to further discussion. जी सर। Where I file the information in form 10BD without PAN number, giving addresses and everything. Yeah. Though the intention of the donor is to give for the corpus, and he has given the declaration also that it is for the corpus. Yeah. Now I am unable to file the detail in form 10BD because the information he has not given. Yeah. Is not available with me. So kya that will be taxable as a other voluntary donation, and then we have to invest that 85% towards the application and all that. That all those things will be applicable here in this case. Yes sir. सर जहां तक ये है कि यदि डोनर ने कॉर्पस डोनेशन दिया है तो he has written a letter, ऐसे स्पेसिफिक लेटर कि this is the amount we are giving as a corpus donation. उसमें उसने अपना नाम भी लिखा हुआ, पेन नंबर भी लिखा हुआ, एड्रेस भी लिखा हुआ। नहीं, पेन नंबर नहीं देता सर वो। सपोज पेन नंबर नहीं लिखा, कोई इश्यू नहीं है आपके लिए। फॉर्म बीडी में तभी इंफॉर्मेशन एक्चुअल में आप देखिए सर, जो बीडी फॉर्म है उसको दो फायदे हैं। एक तो ये फायदा है कि जो फेक डोनेशन आ रहा है, गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है, फेक डोनेशन को रोकना। तो बेसिकली फेक डोनेशन तो रुक गया, पर जब डोनर ने कंफर्मेशन कर दिया, बीडी फाइल कर दिया, एसएससी के 26 ईएस में आ गया और 26 ईएस में आएगा तब उसको 80G का बेनिफिट मिलेगा। तो एक तो फेक डोनेशन होगा। दूसरा गवर्नमेंट का ये है कि एनजीओ पर थोड़ा सा टाइट पोर्शन करना कि वो फेक डोनेशन ना दिखा दें। अब फेक डोनेशन के लिए अगेन दो सिचुएशन हो गई कि आपके पास में यदि डोनर का नेम, एड्रेस, पता कुछ भी नहीं है तो वो अनोनिमस डोनेशन ट्रीट हो गया। जब अनोनिमस डोनेशन होगा तो वो 30% कैटेगरी में आ गया। यदि आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन है, मींस उसका नाम है, एड्रेस है, आपके पास चेक की फोटोकॉपी है, ऑनलाइन आपके पास में ऑन चेक से आया है या ऑनलाइन आया है, तो वो आपका वॉलंटरी डोनेशन में कन्वर्ट हो। हाँ, वॉलंटरी डोनेशन में आ जाएगा ना सर, कॉर्पस से निकल के वॉलंटरी में आ जाएगा। वॉलंटरी में नहीं, अगर सर उसने लेटर दिया है, अगेन यदि उसने लेटर दिया है तो वो कॉर्पस ट्रीट हो जाएगा, यदि लेटर नहीं दिया है तो वो वॉलंटरी ट्रीट हो जाएगा। नहीं, लेकिन सर अगर उसने लेटर दिया है कॉर्पस के लिए, लेकिन मैं भर नहीं पा रहा हूँ 10BD के अंदर बिकॉज़ द इंफॉर्मेशन इज नहीं सर, इंफॉर्मेशन इज नॉट। हाँ नहीं, फिर भी क्योंकि कॉर्पस की यहाँ पर जो है वो केवल ड्यू टू द लेटर की वजह से कॉर्पस में कन्वर्ट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेटर दिया तो कॉर्पस है। डिपार्टमेंट कल को कॉन्ट्रेरी व्यू ले सकता है कि आपका 10BD में नहीं आया, आपने डिक्लेरेशन का नाम जो फाइल नहीं किया कॉर्पस का, तो मैं इसको वॉलंटरी मानूंगा। हाँ, वो मान सकता है, वो मान सकता है, लेकिन इसके लिए अपने पास में यदि लेटर है उसका, हाँ लेटर है, उसको कन्विंस करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, अदरवाइज कन्विंस करना पड़ेगा। दूसरा आप ये देखें, जो अभी फॉर्म नंबर 10 आएगा जो ऑडिट रिपोर्ट का है, उसमें भी रिकंसिलेशन ला रहे हैं उसका, उसमें भी रिकंसिलेशन है कि टोटल डोनेशन आपका इतने का आया, टोटल वॉलंटरी डोनेशन इतने का है, उसमें कितने का आपने फॉर्म नंबर 10BD फाइल कर दिया, रिमेनिंग जो बच रहा है वो किस नेचर का है वो आपको ये भी डिसाइड करना है। हाँ, यस। कि अनोनिमस है तो भैया टैक्स दे दो, यस, वॉलंटरी है तो वॉलंटरी में डाल दो, और आपका कॉर्पस है तो कॉर्पस में डाल दो, और उसमें रीजन भी मांगा है कि आपने फॉर्म 10BD में क्यों नहीं दिखा पाए। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अनोनिमस डोनेशन हो, डोनर को उसका रिबेट नहीं मिलना 10G का बिकॉज उसने पैन नंबर इंडिया में, तो मोटी बात तो है सर। यस, एग्जैक्टली। और डोनर इज एट अ लॉस, दैट इज ऑल। If I give you a letter now, corpus donation, everything is okay. You have his address, he is identified, so we are safe. He never gave the PAN number, so end of story. Yes, केवल पैन नंबर ना देने की वजह से वो कॉर्पस को हम वॉलंटरी में नहीं, कॉर्पस में रिपोर्ट करेंगे, कॉर्पस में ही रिपोर्ट होगा। एग्जैक्टली सर यदि एनोनिमस डोनेशन हो तो उसके अगेंस्ट कुछ खर्चे भी अलाउ होंगे या सीधा स्ट्रेट अवे 30% टैक्स लगेगा? नहीं, उसमें क्या रहता है, उसमें सब छूट दी हुई है 5% और 1 लाख विच एवर इज अर्लियर। जो अमाउंट होगा उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% का टैक्स है विदाउट एनी रिबेट। ओके। तो ये जितने भी सर ये गोलोक वगैरह की जो गुल्लक वगैरह की डोनेशन है, या अभी क्या हुआ कि सर कोरोना के केस में जो मंदिर के पुजारी वगैरह हैं उनके जो ATG के हैं, और लोगों ने पर मंथ पैसे कुछ डाले, लेकिन वो कुछ वजह से अपना ना तो इनकम टैक्स का पैन नंबर देते हैं ना आधार नंबर दे रहे हैं जी। अब उनके लिए एक विशेष परिस्थिति हो गई है कि एवरी मंथ तो पैसे आए, किसी के पूजा के नाम के आगे पैसे, किसी के आरती के नाम के पैसे आ गए, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी नहीं दे रहे। उस केस में सर वही तो मैं कह रहा हूँ, जो हमारे रिलीजियस ट्रस्ट है वो आपके रिलीजियस ट्रस्ट है, वो चैरिटेबल नहीं है। आप सबसे पहले जो NGO जिसके पास में गुल्लक रखी हुई है, गुल्लक का तो शुरू में ही आ गया था
जो जिनके पास दो तरह के नेचर होते हैं, एक रिलीजियस और एक चैरिटेबल नेचर। तीसरा होता है जो दोनों में मिक्स होते हैं, रिलीजियस कम चैरिटेबल या चैरिटेबल कम रिलीजियस, तीसरे ट्रस्ट होते हैं। अब पहले की मैं बात करता हूँ, यदि प्योरली रिलीजियस है तो यदि रिलीजियस है तो उसको 80G का बेनिफिट नहीं मिलता। जो भी गुल्लक का पैसा आता है वो उसकी इनकम का पार्ट हो जाता है, वॉलंटरी डोनेशन। उसके अगेंस्ट में जो उसने खर्चा करा है खर्चा हो गया, 85% खर्च कर लिया तो बेटर है, ये तो फॉर्म नंबर 10 फाइल कर दिया, या 85% से कम है तो उसने टैक्स दे दिया अकॉर्डिंगली। पहली सिचुएशन तो ये हो गई। दूसरी सिचुएशन हो गई जो चैरिटेबल है। जब चैरिटेबल है तो उसमें यदि गुल्लक रखी हुई है तो गुल्लक का जितना पैसा है वो 100% एनोनिमस डोनेशन है। उस पर लिमिट आ जाएगी 5% की या 1 लाख विचएवर इज हायर, उतने की छूट मिल जाएगी। रिमेनिंग जो होगा उस पर 30% का टैक्स लग जाएगा। अब तीसरे नेचर के आते हैं जो रिलीजियस कम चैरिटेबल है या चैरिटेबल कम रिलीजियस है। उसमें गवर्नमेंट ने 5% की परमिशन दी हुई है कि 5% तक आप पैसा रिलीजियस नेचर में खर्च कर सकते हो। तो रिलीजियस नेचर में भी जो खर्च करते हैं वो केवल वो पैसा खर्च करते हैं जो मंदिर से रिलेटेड है। मींस पुजारी की सैलरी हो गई, मंदिर का प्रसाद हो गया। बाकी जो उसमें भंडारा वगैरह जो एक्टिविटी चलती है वो सब चैरिटेबल नेचर की चलती हैं। तो उसमें क्या करते हैं, वो दो तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, रिलीजियस का अलग करते हैं, चैरिटेबल का अलग करते हैं, और वो 5% से कम रखते हैं उसका खर्चा। तो ये आपको बैलेंस शीट में शो करना है कि किस नेचर का। सर ये जो 10B आप कह रहे हैं रिवाइज हो रहा है, तो इसका मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट की अभी कोई बैलेंस शीट साइन नहीं हो सकती? नहीं अभी सर अभी कहाँ से, अभी तो फॉर्म भी नहीं आया, फॉर्म आ गया लेकिन अभी कल परसों शायद फॉर्म 10 भी नहीं आया सर अभी। सर 10B तो जो मैनुअल तो जो ऑलरेडी ऑडिट रिपोर्ट का है वो तो ऑलरेडी है ही है। नहीं सर, चेंज हो रहा है वो भी, अभी नहीं, नया फॉर्म आ रहा है, अभी नोटिफाई अभी नया आ रहा है सर ये फॉर्म 10B। अभी नोटिफाई तो नहीं हुआ, पेपर फॉर्म में भी नहीं हुआ ना अभी तो। नहीं सर, जाएगा तो ऑनलाइन ही जाएगा, लेकिन अभी जो फॉर्म नंबर आईटीआर 7 जो जाएगी, अभी आप जो ऑडिट रिपोर्ट है अभी उसको चेंज कर रहे हैं, फॉर्म नंबर 10 को, 10B को, सॉरी। हाँ मैं आपकी बात समझ गया, बट जिसकी अगर बैलेंस शीट अभी साइन हो जाएगी तो फॉर्म के आने से पहले तो ऑडिट रिपोर्ट एक और इशू करनी पड़ेगी। जी सर बिल्कुल। तो कौन सी डेट डलेगी फिर? एक बैलेंस शीट के ऊपर तो एक ही डेट रहेगी। हाँ नहीं, एक सर मैं कह रहा हूँ अभी तो फॉर्म नंबर हमने जो है आज हमने अभी कर दिया, ऑडिट रिपोर्ट बैलेंस शीट साइन कर दी जी, जून के अंदर आता है दोबारा 10B फॉर्म। जी उस केस में नया 10B जून की डेट का बैलेंस शीट में जून की डेट दोबारा साइन करनी पड़ेगी? नहीं सर, देखो फॉर्म फाइल करना ऑडिट का अलग है, बैलेंस शीट की डेट अलग है सर। बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट तो एक ही रहेगी ना? नहीं, जनरली हम लोग एक ही डालते हैं, लेकिन फॉर्म नंबर 10B की डेट अलग डाल सकते हैं, बैलेंस शीट की डेट अलग डाल सकते हैं, जैसे कंपनी में होता है सर। तो जैसे सर ऑडिट रिपोर्ट एक 10B तो अभी इशू कर दिया, साथ में ऑडिट रिपोर्ट, वो बाद में 10B की दोबारा रिपोर्ट साइन होगी, दो हो जाएंगे फिर तो यूडीए एक रिपोर्ट। नहीं सर, नहीं दो तो नहीं हो सकती। यदि देखो मैं अगर फॉर्म नंबर 10B जिस डेट के बाद नोटिफाइड होगा उस डेट के बाद जो भी फॉर्म नंबर 10B आएंगे वो नहीं आएंगे, अभी तक पुराने एग्जिस्ट हैं अभी तो। आप पहले वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले फॉर्म 10BD जरूर देख लेना आप। सर और क्वेश्चन ले लें सर? हाँ जी लीजिए सर। सर आपने फर्स्ट क्वेश्चन इज रीश महाराज जी के व्हाट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपने एक्सप्लेन कर दिया है। कैन वी राइट वन एंट्री फॉर मल्टीपल डोनेशन सी फ्रॉम द सेम डोनर इन अ ईयर? नहीं सर, डाटा को रिडंडेंट नहीं कर सकते। हाँ, तो एक बार को डाटा किसी एक पर्टिकुलर 10BD में चलेगा, हम उसको दोबारा नहीं लिख सकते सर। नहीं सर, वो ये कह रहे डोनर से मेरे पास शेयर डोनेशन आई 5,000 रुपए की, मैं 30,000 की एक सिंगल एंट्री कर सकता हूँ? यस कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। वो जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो पैन नंबर बेस देनी है कि पूरे साल में एक पैन नंबर से कितना डोनेशन आया आपके पास। तो अगर किसी की सब 2-2 हजार करके 5 बार आई है जी, तो उसको 2-2 हजार करके डेट वाइज रिसीट वाइज उसमें एंट्री करके दिखाएं। नहीं सर, नहीं तो उसमें क्या होगा, अगर सपोज ये मैं दूसरी और बात कर रहा हूँ, सपोज 2-2 हजार करके उसने 10 बार कैश में डोनेशन दे दी, हाँ जी, तो क्या उसको 2-2 हजार की हर बार बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज नो। क्योंकि डेटा हमें जो देना वो पूरे साल का पैन नंबर बेस देना, मतलब पूरे साल में एक असेसी से कितना डोनेशन आया।
मतलब इट इज नॉट रिसीप्ट वाइज और बाय जी तो इसमें मोड ऑफ पेमेंट भी डालनी है कहीं सर बीडी स्टेटमेंट में? जस्ट डालनी है सर। तो कुछ हाँ हाँ सर, लेकिन उसमें पेमेंट मोड भी डालना है सर। तो अगर कुछ पार्टली कैश में पार्टली चेक में आई है उस केस में कैसे होगा? बाइफरकेट करना पड़ेगा उसको। उसमें सर 2 एंट्री डालनी पड़ेगी आपको, एक पैन नंबर की। सपोज एक एग्जांपल कि किसी ने 20,000 का डोनेशन दिया, 18,000 का चेक दे दिया, 2,000 का कैश दे दिया, तो 18 की एंट्री अलग डालेगी, 2,000 की अलग डालेगी। और अगर कैश की मतलब ऐसी मल्टीपल है तो चेक कंसोलिडेट हो जाएगा और कैश भी कंसोलिडेट करके अलग से डालेंगे। जी सर। या ऐसा भी हो सकता है, आप एक एंट्री मल्टीपल भी डाल सकते हैं, तो उसको जितनी बार आप डालेंगे उतनी सर्टिफिकेट उसको इशू हो जाएंगे। हाँ मतलब तो उसमें ये आपकी अपनी वर्किंग है, उसके हिसाब से कोई रोक नहीं है। आप तो जितने फॉर्म नंबर 10BD में फाइल करेंगे उतने ही फॉर्म नंबर 10B ही डाउनलोड हो जाएंगे। आपने मल्टीपल एंट्री डाली है तो मल्टीपल डाउनलोड हो जाएंगे। तो जैसे अगर रिसीट वाइज है, डिटेल अगर बनी है तो उसको रिसीट वाइज ही पूरी डोनेशन को डाल सकते हैं। हाँ डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मल्टीपल डालना है मल्टीपल, सिंगल एंट्री डालनी सिंगल एंट्री। इसमें डेट का कोई कॉलम नहीं है इसका? हाँ, डेट ऑफ पेमेंट का कॉलम नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर का है सर। ये भी इतनी सारी तो उन्होंने डाटा बना दिया, उसमें डेट भी डाल देंगे तो परेशान हो जाएंगे सर डोनर भी। अब उसमें डेट का इश्यू आएगा कि चेक की डेट डालनी है या क्लीन की डेट डालनी है, तो इसलिए डेट नहीं है तो बहुत अच्छा है सर। सर वैसे तो रिसीट की डेट ही होनी चाहिए अगर डेट होगी भी तो। हाँ डेफिनेटली भाई, लॉ भी ये है कि जिस डेट में हमें अपने बैंक में आया है वो तभी वो डोनेशन में कन्वर्ट होता है, इसमें वो नहीं चलता, एक्रूअल बेसिस नहीं चलता। सर इसमें जो रिसीट अगर हमने 31 मार्च को काट दी तो हमारी 31 मार्च की तो रिसीट मानी जाएगी, चेक तो अगर 4 तारीख को क्लियर होगा। हाँ वो तो रिकंसिलेशन तो वो तो अलाउड है। और इको हो ये। हाँ लेकिन चेक आपका 31 का हो, ऐसा ना हो कि उसने 4 तारीख को NEFT की हो, वो अलाउड नहीं है। ठीक है सर, वो NEFT वाला तो नहीं आएगा, चेक वाली बात ही है। हाँ चेक का जो रिकंसिलेशन है वो ऑलवेज आता है। तो वो रिसीट बेसिस हो गया ना, जिस डेट को पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। अजीब जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट इज शिप्रा अरोड़ा, व्हाट टू डू वेयर donor does not provide any detail about his identity, तो anonymous donation हो जाएगी मैम। जी सर जी। फिर सुखदेव मदनानी जी कह रहे हैं, is it mandatory to file form 10BD? The trust has although taken ATG registration manual, donors do not want ATG certificate, or is it possible? यस सर, यदि आपने 1 रुपए का भी डोनेशन लिया हुआ है तो यू हैव टू फाइल फॉर्म नंबर 10BD कंपलसरी, अदरवाइज पेनल प्रोविजन टू बी इम्पोज्ड। हाँ सर, पॉइंट वेल टेकन। अगर आपकी डोनेशन ये है तो कुछ नहीं करना, नील का कुछ नहीं डालना आपने। यस। वेदर डिटेल्स ऑफ FCRA आपने ऑलरेडी डिस्कस ही कर लिया, उसके डिटेल देने की जरूरत नहीं इन योर ओपिनियन। देन Shipra is again, is it necessary that total domestic contribution received by NG should be reported here, as in many cases donors not willing to share ID details? Are you already answered? जरूरत नहीं है, उनको डोनेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजेश संगाने जी कह रहे हैं, सर हाउ कुड बी द लास्ट डेट ऑफ बोथ 10BD एंड 10B इज 31st May, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन? आई थिंक दैट इज द रीजन, एनी अदर रीजन तो होगा नहीं। सर इसमें क्या होगा कि आप जैसे 31 मई को आप रिटर्न फाइल करते हैं, सपोज 2 बजे, सपोज मैं एग्जांपल कह रहा हूँ, तो 2 बजे यदि फाइल करते हैं तो इन माय ओपिनियन 6 से 8 बजे के बीच आपके पास में फॉर्म नंबर 10BD डाउनलोड होगी। या सर कोई एक्सटेंड होने की संभावना हो सकती है? 100% एक्सटेंड होगा। अभी तो बहुत लोगों में समझ में नहीं आ रही है अभी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हम देखते हैं कि चीजें एक्सटेंड होती हैं, क्योंकि उनके पास में डाटा बैंक होता है कि कितने लोगों के पास में रजिस्ट्रेशन है, कितने लोगों ने 10BD फाइल कर दी है। हाँ तो कम है तो वो बढ़ा देंगे, लेकिन एडवाइस यही है कि डेट बढ़ने का इंतजार ना करें, क्योंकि आगे और काम बढ़ता चला जाएगा, तो जो काम पहले निपट जाए। अभी तो हम लोग ज्यादातर फ्री हैं, 31 मई के बाद फिर दोबारा काम पे लग जाएंगे, तो अभी तो फाइल कर सकते हैं, वो करा सकते हैं आप। अश्विनी गौतम जी कह रहे हैं, आप पार्टली आंसर कर चुके हैं। सम डोनर्स डू नॉट विश टू गिव पैन एंड आधार कार्ड, हाउ टू रिपोर्ट दिस डोनेशन वेदर एनोनिमस, how will this impact audit report of the society, and should be taxed as anonymous donation at the time of filing ITR? हो गया
ये हो चुका है सर आपका। मैं दोबारा फिर दे देता हूं। देखिए क्या इसमें जो मकसद है, जो पर्पस है गवर्नमेंट का, वो दो है। एक तो फेक डोनेशन को रोकना, पॉइंट ऑफ व्यू द डोनर, क्योंकि डोनर काफी केसों में डोनर वैसे ही अपना ITR में नंबर डाल दिया, पैन नंबर डाल दिया और फेक क्लेम ले रहे थे। एक तो उसको रोकना। दूसरा जो NPO है जो फेक अपने आप को डोनेशन दिखा के इनकम दिखा दिया करते थे, उनको भी रोकना। तो इस फॉर्म नंबर 10BD से उन्होंने दोनों को रोक दिया। मींस यदि आपके डोनर के 26S में आ रहा है, डोनी ने फॉर्म नंबर 10BD फाइल किया हुआ है, तभी डोनर को बेनिफिट मिलेगा। 26S में आएगा तभी उसको ATG का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, NGO को NPO को पूरी डिटेल देनी है डोनेशन की, कि कौन सा डोनेशन किस किस पर्सन से आया हुआ है। कुछ सिचुएशन में कुछ लोगों ने पैन नंबर नहीं दिए, कोई इशू नहीं है, आपका अनोनिमस डोनेशन नहीं माना जाएगा, आपका नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन जब आप रिटर्न फाइल करेंगे या टैक्स ऑडिट या इसकी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करेंगे तो उसमें रिकंसिलेशन है, उसमें रिकंसिलेशन देना पड़ेगा और उसमें रीजन देना पड़ेगा। खत्म। इस फॉर्म के अंदर जो मेंबरशिप फीस आती है अंदर सोसाइटी में या स्कूल के अंदर जो स्कूल फीस आती है, वो तो देने की जरूरत नहीं। ओनली डोनेशन सर, ओनली तो डोनेशन। अंडर द हेड डोनेशन हम दिखाएंगे। यस, ओनली डोनेशन। इसका भी इन्होंने रिकंसिलेशन बना दिया है। इसका भी रिकंसिलेशन बना दिया कि टोटल इनकम को इन्होंने दो भाग में डिवाइड कर दिया, डोनेशन और अदर देन डोनेशन, और वो अमाउंट आपका इनकम एक्सपेंडिचर से मैच होना चाहिए। इस बार ITR 7 में बहुत चेंज है, बहुत चेंज है। कॉर्पस डोनेशन को पूरा आइडेंटिफाई कर दिया कि आपका ओपनिंग बैलेंस क्या है, ड्यूरिंग द ईयर क्या है, कितना अप्लाइड हो गया, कितना क्लोजिंग बचा है। उसके साथ साथ आपको असेट से आपको मैचिंग करानी है कि सपोज मेरी आज की बैलेंस शीट में सबको 5 लाख रुपए का डोनेशन आ रहा है टोटल एक्यूमुलेटेड मिला के, तो उस 5 लाख के अंदर इसने 5 लाख की असेट कहाँ पर खड़ी हुई है वो भी मैचिंग कर दी इस बार। बहुत लंबा जी, बहुत लेंथी कर दिया, बहुत। अब ITR भरना NGO की बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टफ, टू मच वर्क। इवन अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन की भी पूरी उनको डिटेल देनी है। ओपनिंग बैलेंस क्या था, कितना आपने यूज कर लिया, कितना बैलेंस है, और पूरा असेट और लायबिलिटी को मैचिंग कर दी पूरी। सर अगला क्वेश्चन है विकास कुमार जी का, वेदर अ ट्रस्ट गिव्स अ डोनेशन टू एन अदर ट्रस्ट, यस, it is an application of income that don't claim ATG deduction but as application of income so far as those donation receipts whether form 10BD to be filed. यस, 10BD फाइल करना। अच्छा, आप हाँ, इस केस में क्या करना है, यदि एक ट्रस्ट ने दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दी है, इसमें इशू आ रहा है क्योंकि उसमें ऑप्शन दे रखे हैं केवल 4, ATG 35 के 3 सेक्शन। अब एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन देता तो उसको ATG का बेनिफिट नहीं मिलता, तो शायद मे भी ये इंफॉर्मेशन ऊपर चली गई है। अब एक शायद हमने तो ये प्रपोज किया हुआ एक अदर्स का भी आप एक डाल दें, जैसे इस वाले केस में एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन देता है, लॉ ये कहता है आपको सारी डोनेशन की इंफॉर्मेशन देनी है, और दूसरी तरफ जब मैं इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ मैं ATG में भी नहीं डाल सकता, सेक्शन 35 में भी नहीं डाल सकता, तो ये एक इशू है, ये एक इशू है सर। पर वो ATG वो तो जिसने रिसीव करी है उसने डालना है ना। नहीं, ATG का ये है कि जो डोनर किस सेक्शन में वो बेनिफिट लेगा। नहीं, ATG में जो इसमें जो स्टेटमेंट है ये तो रिसीवर जो डोनी के ने फाइल करनी है ना, ट्रस्ट ने। ट्रस्ट फाइल करेगा सर। तो ट्रस्ट ने तो जो वॉलंटरी डोनेशन दूसरी ट्रस्ट से ली है या सोसाइटी से ली है, हाँ, तो वो डोनेशन है ही है। नहीं, ये बात कर रहे हैं एक ट्रस्ट ने दूसरे ट्रस्ट को, इनको रिसीव हुआ है सर, तो रिसीव हुआ, जिसको रिसीव हुआ है वही स्टेटमेंट 10BD के अंदर फाइल करेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। वो तो डोनर का तो बात का है कि उसको ATG मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी, वो तो जी, जी। उस ट्रस्ट के लिए हैंड्स के अंदर टैक्सेबिलिटी की बात है। जहां तक स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव है, टोटल रिसीट ऑफ डोनेशन इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड whether it is from an individual company, HUF or हाँ बिल्कुल सर, ऑल पर्सन। तो दूसरी ट्रस्ट से जो भी डोनेशन, इन माय हम्बल ओपिनियन, कि जितनी भी ट्रस्ट दूसरी ट्रस्ट ने ली होगी, किसी भी ट्रस्ट से दूसरे से ली होगी विद द सेम ऑब्जेक्ट और अदरवाइज, इट शुड बी रिपोर्टेड इन द 10BD। सर इनका क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं ए ट्रस्ट की फाइल कर रहा हूँ तो अपनी रिटर्न,
और ए ट्रस्ट के पास में बी ट्रस्ट से डोनेशन आया हुआ है। तो मैं ए ट्रस्ट की जब ये फाइल करूंगा स्टेटमेंट, तो उसके अंदर वो डोनेशन आएगी ना, बी ट्रस्ट ने मुझे दिया है? आएगी। हाँ आएगी, लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैं किस सेक्शन में उसको कोट करूंगा, 80G में करूंगा, सेक्शन 35 में करूंगा। 80G में ही हो सकती है सर? हाँ 80G में ही हो सकती है, 35 में तो हो नहीं सकती। वो तो स्पेसिफाइड है ना, वो तो हाँ बिल्कुल स्पेसिफाइड है। बिल्कुल सेक्शन 11 तो 80G के साथ ही चलता है ना, जी 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 या 10C चलेगा, जो भी है जी। तो तो उसको हमें 80G में टिक करना पड़ेगा। दूसरी एक और इशू आता है, जैसे CSR फंड हम लेते हैं, हाँ जी। तो CSR फंड के केस में हम देखते हैं कि जो CSR दे रहा है, अभी कुछ जगह प्रैक्टिस ये है कि जो CSR दे रहा है वो 80G में भी क्लेम कर रहा है। तो सर वो 80G में तो सेक्शन में लिखा हुआ कि मिलनी नहीं है, नहीं ले सकता ना सर। नहीं ले नहीं सकता सर, ना उसमें जो कुछ ये इस पे बड़ा लिटिगेशन का इशू चल रहा है। अभी कैलकाटा का कहीं का केस आया हुआ है, उसमें उन्होंने माना हुआ है कि आप 80G का डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। 2020 तक अलाउड था, कहीं पे लिखा नहीं था कि दोनों डिडक्शन हाँ नहीं मिलेंगे। ये था। ये अभी 2000 आता है, ये भी आता है कि जब मेरे पास में CSR का फंड आया हुआ तो मैं उसको किस सेक्शंस में कोट करूं। तो 2021 से तो अमेंडमेंट ही आ गई ना, अगर CSR का डोनेशन दिया तो 80G उसको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इधर यू गो फॉर CSR और 80G। हाँ यस। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास में CSR का फंड आया, अब हाँ जी। CSR का फंड आया तो मैं उसको कहाँ दिखाऊंगा, 80G में दिखाऊंगा या सेक्शन 35 में दिखाऊंगा? 80G में तो 80G का बेनिफिट मिलेगा नहीं उसको लॉ के हिसाब से। सर वो नहीं मिलेगी, वो तो उसके हैंड्स के टैक्सेशन सारा थोड़ी होगा भाई। मेरे लिए तो जो 80G मिली हुई है इसीलिए वो मुझे CSR दे रहा है जी। अगर मेरे पास 80G नहीं होगी तो CSR फंड भी नहीं मिल सकता। यस ये एग्जैक्टली। तो ये बीच में बड़े क्वेश्चन आए थे कि साहब मैं कौन हूँ, मेरा कहने का मतलब NGO कौन है साहब उसको 80G का बेनिफिट दिलाने वाले। तो अल्टीमेटली हमें तो 80G में ही दिखाना है उसको। टैक्सेबिलिटी इंडिविजुअल के हैंड में, तो उसको देखनी है कि उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। वेदर वही वाली बात है सर, 2 लाख का NSC खरीद लो तो उसको 2 लाख का NSC की रिबेट थोड़ी मिल जाती है, जी 1.5 लाख की मिलेगी। अगर 80G यस बिल्कुल उसको CSR का नहीं मिलेगा, यस दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन कि उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रीटमेंट क्या है, जी कि CSR एक्सपेंडिचर में डेबिट हुआ या डोनेशन में डेबिट हुआ। जी जी यही तो हेडिंग है ना जी। नहीं सब ऐसा CSR के लिए अलग से एग्रीमेंट बनता है, और जो कंपनी CSR देती है CSR के डॉक्यूमेंट अलग होते हैं, और यदि कोई कंपनी 80G का दे रही है तो 80G के डॉक्यूमेंट अलग होता है। वो तो ट्रस्ट को पता होता है कि ये CSR में है या 80G में। हाँ नहीं वो ठीक है सर, जो पर ये स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए तो स्टेटमेंट डोनेशन की देनी है, और 80G मिला हुआ इसलिए हमको डोनेशन आ रही है। यस एग्जैक्टली बिल्कुल जी सर। सर अगला है whether donation received in kind are also to be reported in form 10BD because here only donations eligible for deduction are to be reported. Is it mandated to file details of donation received in kind also? यस सर, उसमें इन काइंड का भी ऑप्शन दे रखा है। यदि आपके पास इन काइंड का है और डोनर चाहता है कि मुझे 80G का बेनिफिट चाहिए तो आपको फाइल करना ही। डेफिनेटली सर। तो फिर सूर्यदेव जी पूछ रहे हैं कैन यू अमेंड द नेचर ऑफ एक्टिविटी व्हिच इज ऑलरेडी फाइल्ड एंड अप्रूव्ड इन फॉर्म 10A फॉर रजिस्ट्रेशन विद 12AB? सर जरा दोबारा रिपीट करें सर प्लीज। Can we amend the nature of activity which is already filed and approved in form 10A for registration under section 1012AB? हाँ ये सर कर सकते हैं, पर आपको दोबारा से फॉर्म नंबर 10AB फाइल करना है। अब 10A की जगह ये 10AB जो फॉर्म फाइल होगा वो 3 सिचुएशन में होगा। फर्स्ट, यदि आपने कोई अपने ऑब्जेक्टिव में चेंज कराए, देन अगेन टू फाइल फॉर्म नंबर 10AB। दूसरा, यदि आपके पास में 3 साल का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है और आपकी एक्टिविटी शुरू हो गई है तो अगेन विद इन 6 मंथ आपको फॉर्म नंबर 10AB फाइल करना है। एक 10AB लास्ट में करना है, मीन सितंबर 2026 के बाद में, जब हमारे 5 साल खत्म होने को होंगे। डेफिनेटली सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश डोनेशन ऑफ 2000 नॉट अलाउड, पर्सन गिव्स 2000 5 टाइम्स ड्यूरिंग अ ईयर, टोटल अमाउंट 10,000 इन अ ईयर, शुड वी रिफ्लेक्ट वन एंट्री और मल्टीपल एंट्रीज? सर मल्टीपल भी करेंगे तो वो पैन नंबर से कैश कर लेगा, और एक पैन नंबर में जितना डोनेशन कैश में होगा आपको बेनिफिट 2000 का ही मिलेगा। So that is true. Whether donation can be reported in respect of persons who require 80G certificate and don't report in respect of persons who do not require 80G certificate. Selective कह रहे हैं, रिपोर्ट करें। सेलेक्टिव की नहीं है, वो तो सभी की करनी है सर आपको। अगर आपका 80G में, तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास में मैंने डोनेशन दिया 80G का,
और मेरे पास में 26 ईयर्स में आ गया, अब मेरे ऊपर है अगर मैं 80G का डोनेशन 80G का बेनिफिट लूं या ना लूं, ना लूं, इट इज अप टू यू। नहीं लेना तो मत लो। बिल्कुल सही बात सर। लास्ट है फिलहाल तो, वेयर ट्रस्ट कंडक्ट सर्टेन सेमिनार इन फ्लैक्स एंट्रेंस फी एटसेट्रा वेदर दीस रिसीट्स आर टू बी नीड शोन अंडर फॉर्म 10 BD नॉट रिक्वायर्ड। सर ये तो उसकी सेमिनार फी वाली फीस है, डोनेशन है ही नहीं, डोनेशन नहीं। सर एनी अदर क्वेश्चन और समथिंग प्लीज। अब इसमें सर एक इशू आता है, मैं थोड़ा सा एक इशू करूं, जैसे मैं किसी रिलीजियस प्लेस पे गया, जाते हैं हरिद्वार वगैरह जाते हैं यार तो प्लीज, जितने भी होटल्स हैं वो डोनेशन की रसीद काटते हैं, वो अपनी रिसिप्ट नहीं दिखाते, नहीं तो रिसिप्ट दिखाते हैं तो वो बिजनेस इनकम में आ जाती है। तो मैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डोनेशन में आदमी की पूरी डिटेल तो होती है, नेम और एड्रेस होता है रसीद में, उन लोगों को अब प्रॉब्लम आ जाएगी कि भैया ये डोनेशन नहीं, ये आपकी बिजनेस रिसीप्ट। सर वो काफी कॉमन प्रैक्टिस है, कोई हॉल आपने किराए पे लिया, कुछ लिया, कैसे लिया, वो उठा डोनेशन की ही रिसीट काटते हैं, हॉल रेंटल चार्ज वगैरह नहीं दिखाते, उनका GST और दोनों की इम्प्लीकेशन आ जाती है। यस एग्जैक्टली तो वो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सर, अब चल रही है, अब ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगी। जी जी सर कुछ चैट बॉक्स में है, जी सर। एक्चुअली क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्सेस you're not seen. Normally we request you to kindly put on in Q&A, please. Chat box is a very long item. एक है sir we have filed form 10A and obtained renewal registration in form 10AC but in registration wrong address. Now which form is to be filed for correcting the address? सर उसमें कुछ इशू नहीं है, आप फॉर्म तो आपको वही रहने दो, आप प्रोफाइल में जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन का जो एड्रेस है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है सर, क्योंकि फॉर्म नंबर AC में जो एड्रेस है इट इज इमैटेरियल, मैटेरियलिटी है आपका पैन नंबर, नाम, पैन नंबर है सर, पैन नंबर एंड नेम, दैट इज द बेस इंफॉर्मेशन। यस। फिर सर एक आ रहा है, प्लीज एक्सप्लेन डोनेशन मींस विल कवर CSR फंड ग्रांट्स मेंबरशिप। आपने सर क्लियर कर दिया ऑलरेडी, ये वाला तो सारा काफी। Sorry, Ritu, I can't see your message in the chat box. Can you do it on a question answer basis? Ritun Sauwala ji. Trust Goshala Kanaya Milya Ashram Old Resident House having ATG certificate and received donations, but donors does not want to claim his in ITR, so is it compulsory to file? नहीं सर, कोई इट इज अप टू यू। अगर आपके पास में 80G आपने डोनेशन दिया हुआ, 80G का बेनिफिट नहीं लेना चाह रहे, कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट को तो फायदा ही है, नुकसान थोड़ी। गवर्नमेंट को सर वो तो ठीक है, वो तो कह रहे हैं हमें चाहिए नहीं ना कि फेक डोनेशन नहीं लेनी जी। ठीक है सर। सर एक दो क्वेश्चन और आ गए हैं। जी सर। Donation received for specific purpose, or will it be treated also donation received for CSR activities? देखिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो आता है दो तरह के हैं, जैसे आपने कहा, एक तो आपका कॉर्पस डोनेशन हो गया या आपका CSR डोनेशन हो गया। यस सर। और CSR का डोनेशन है तो आप CSR में ट्रीट करेंगे, स्पेसिफिक है तो आप कॉर्पस में ट्रीट करेंगे, इट इज अप टू यू। और CSR का जो फंड आता है उसमें बाकायदा पूरी डॉक्यूमेंटेड होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप CSR को कॉर्पस में ट्रीट कर लें, नहीं कर सकते, कॉर्पस को CSR में ट्रीट कर लें, वो अलग है। अब तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी लगता है, और अब तो CSR 1 और CSR 2 दोनों फॉर्म आ गए, तो अब ये नहीं चल सकता जो पहले चल जाता। अब तो CSR काफी ओवर रेगुलेट हो गया सर, अब कौन बचेगा? बिल्कुल होगा। CSR 2 भी आ गया, CSR 2 में सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांग ली है कि कहाँ पर भाई पैसा खर्च किया है, क्या है, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, उसकी नेचर ऑफ एक्टिविटी कहाँ है, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, कितना का आपका प्रोजेक्ट था, कितना आपने खर्च किया हुआ है, ठीक है, एवरीथिंग पूरी डिटेल्स पूरी कुंडली मांग रहे हो जी सर। अगला वी हैव गॉट ग्रांट फ्रॉम अ फाउंडेशन, वेयर टू शो। ग्रांट का भी इसमें दिया हुआ है सर, 3 तरह के दिए हुए हैं, स्पेसिफिक ग्रांट एंड अदर्स। ग्रांट है तो यू हैव टू टेक ग्रांट। फिर अगला एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्कूल्स आर टेकिंग डोनेशंस बट वी डोंट हैव पैन और पेरेंट्स, देन व्हाट टू डू? सर ये जो मैं आपको बताता हूँ, ये जो लूपहोल्स है गवर्नमेंट ने उसको पिक करने के लिए NBD लाया है। यस, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं
वो ज्यादातर फंड लेते हैं बिल्डिंग फंड में, अदर करिकुलम एक्टिविटी में, और सबके सारे कैपिटलाइज कर लेते हैं। ट्रू सर। तो सब उसी चीज को, लूप होल को पिक करने के लिए ये लाए हैं। और इससे आगे जो आएगा फॉर्म नंबर 10B, उसमें ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। सर सारी डिजिटल एज आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारा ये डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब चीज को उन्होंने प्लग इन कर लेना है जी, रोप इन करके टोटल का टोटल ये सारा का सारा सामान अंदर ले लेंगे, तो छोड़ेंगे। बिल्कुल सर। तो अब जो पहले चल जाती चीज अब शायद नहीं चल पाएंगी, और उसके लिए हमें भी सुधरना है और एसएससी को भी सुधरना है, बोथ। सर उनको सर सुधारना हम लोग तो पड़ेगा। जो करते हैं वो एसएससी के हिसाब से ही होता है ना हमारे यहाँ। होता है, लेकिन सर अभी एसएससी को बताना पड़ेगा ना। अभी एसएससी, अब ये देखो, ये एजुकेट ये करना तो पड़ेगा। आप ये देखो, ये तो दिल्ली चलो मेट्रो जगह, यहाँ सब चीज एक दूसरे को जानते हैं। बहुत सी जगह तो सर इंटीरियर जगह में कितनी सारी एनजीओ चल रही हैं, वहां तो अकाउंट्स का भी पता ही नहीं है चीजों को, तो वहां प्रॉब्लम बहुत आएंगी। उनको पता ही नहीं, काफी लोगों ने तो अभी रिन्यूअल तक नहीं कराया। सर उसके क्या इम्पैक्ट आएंगे जब वो रिटर्न फाइल करेंगे ना सितंबर में, तब पता पड़ेगी उनको, भाई ये क्या हो गया। बिल्कुल ठीक है सर। तो सर थैंक यू सर जी फॉर सच एन एनलाइटेंड टॉक। सारी आपने सारी सबकी क्वेरीज सॉल्व कर दी, स्पष्टीकरण दे दिया, और बिल्कुल कंट्रोल आपने टोटल अपना डोमेन नॉलेज देके अपनी एक्सपर्टीज शेयर करके हमारा सबका ज्ञान वर्धन कर दिया। थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट्स इट, एंड थैंक यू, लुकिंग फॉर अनदर सेशन विद यू समटाइम लेटर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू विद जी। all of you. थैंक यू मित्र सर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much. Will be shared. किधर आया? और हेमन जी ठीक ठाक सर। ठीक है। और तमीजा सर, सर वो तो मथुरा और वहाँ पे सबके लिए हमारी प्रॉक्सी अटेंडेंस लगा रहे हैं बांके बिहारी जी के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, ये आज परिक्रमा गए हुए हैं साफ करने। बिल्कुल आज दमीजा जी सर जी। बैठे हुए हैं। सर अब वो हो गया, हमारा कंक्लूड हो गया जरा सेमिनार को। हाँ तो सर अब रात, अच्छा अब आप इसको मीटिंग बंद करा दो ना सर जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू।